प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो आप लोगों को तकलीफ दी, सियालकोट में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल, जो कि हर जलसे में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो मैंने तस्वीर भी ज़रूर दिखानी थी आपको कि ये वो खैबर, आपको याद है हेलीकॉप्टर केस खैबर पख्तूनख्वा का एक आना था, जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर केस, बिलियन ट्री, सुनामी, बीआरटी, पेशावर, मालम, जब्बा, वो तमाम केसेस पाकिस्तान की आवाम की यादाश्त में हैं। अभी ये उसी का तसलसल है। खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर, वो शख्स जो 1 अरब रुपए का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता था 4 साल, वो आज अपने जलसों के लिए जो दूसरों पर उंगली उठा रहा है, जो दूसरों से 4 हफ्तों का सवाल मांग रहा है, मैं उस पर आऊंगी अभी, लेकिन ये वो हेलीकॉप्टर अपने जलसों में इस्तेमाल कर रहे हैं। किस हैसियत से? आपके पास कोई सरकारी ओहदा है? आपके पास कोई सरकारी ऐसी पोजीशन है जो आप खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करके उन जलसों में जा रहे हैं जहां अदारों को गाली दे रहे हैं, अदालतों को गाली दे रहे हैं, जजेस को गाली दे रहे हैं, मुल्क में इंतशार, मुल्क में फसाद, मुल्क में अनारकी, सिर्फ एक वजह से कि आज आप उस इक्तदार की कुर्सी पर नहीं है, जिस इक्तदार को इस्तेमाल करते हुए आपने सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में डाला, झूठे इल्जामात लगाए, मीडिया की पसलियां तोड़ी, सेंसरशिप की, आवाज बंदी की, मीडिया के सहाफियों को गोलियां मारी, सहाफियों की बच्चियों के घरों के बाहर से उनको अगवा किया। 4 साल आपने मीडिया की जो माशी सूरत हाल थी उसके जरिए आर्म ट्विस्टिंग की, एंकर्स के प्रोग्राम बंद किए। उस इक्तदार में आपने वो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट को ऑर्डिनेंस के जरिए चलाया। आज अगर आप उन कुर्सियों पर मुसल्लत नहीं है तो आप किस हैसियत से ये सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं? ये वही हेलीकॉप्टर केस है जिसको दबाने के लिए, जिस पे सवाल ना पूछने के लिए, जिसकी इन्वेस्टिगेशन ना कराने के लिए आपने खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन को ताला लगाया, नैब को वफाक में इस्तेमाल किया, दूसरे सूबों में इस्तेमाल किया और खुद कल इस बात का एतराफ किया कि मैं नैब को इस्तेमाल करता था इन लोगों पर केसेस बनाने के लिए। और वही केसेस जो अपने हुकूमत 9 साल हो गए हैं। मैं पाकिस्तान की आवाम को और नौजवानों को ये बताना चाहती हूँ कि आज खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत को 9 साल हो गए हैं। 9 साल एहतसाब कमीशन को ताला, 9 साल बीआरटी पेशावर जो कि 120 अरब के खड्डे हैं, जो जलते ज्यादा और चलती कम है, जो बसें, जो मालम सुनामी के केसेस हैं, एहतसाब कमीशन को वहां ताला लगाकर इस हेलीकॉप्टर केस को दबाने की कोशिश की गई। तो पहला सवाल तो ये है कि किस हैसियत से ये आप हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सवाल, ये जो आज रट लगाई हुई है झूठों ने, इतना झूठ बोलते हैं, झूठ बोल बोल कर नहीं थकते, अवाम झूठ सुन सुन कर थक चुकी है। ये खत जो मैं आपको दिखा रही हूं, ये सीटीआई बॉयज हाई स्कूल ने डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सियालकोट को 9 मई संडे को लिखा था और इसमें ये कहा था, ये बताया गया था कि जो जलसे की इजाजत मांगी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, जो यहाँ ग्राउंड है चर्च वाला, उसमें वो इबादत गाह है, वो इस्तेमाल करती है मसीही बरादरी। इसमें तमाम तफसील इस खत में 9 मई को लिखकर डिप्टी कमिश्नर को दे दी गई थी उनकी तरफ से। उसके बाद इन्होंने अपना रवैया, जो कि प्रेस्बाइटेरियन चर्च है, ये उसके साथ एक ग्राउंड है जो मसीही बरादरी, क्रिश्चियन कम्युनिटी सियालकोट के अंदर, जिनका एक बहुत तारीखी पस मंजर है सियालकोट के अंदर, सियालकोट की तरक्की हो या पाकिस्तान की तरक्की हो, उसमें जो सियालकोट के और पूरे पाकिस्तान की जो मसीही बरादरी है उनका एक तरक्की में बड़ा किरदार है। उन्होंने ये एहतजाज शुरू किया और उन्होंने कहा कि ये हमारी इबादत गाह है, ये हम आखिरी रसूमात के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा वो कोई और जगह ले लें। और उसके ऊपर 2 जगह जो हैं वो एक जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स जिम्नेजियम और एक स्कूल का अहाता, उनको कहा कि इस जगह के मुतबादिल आप ये ले लें, क्योंकि रवैया सिर्फ गुंडागर्दी का है, क्योंकि रवैया ये इख्तियार कर लिया गया है कि इख्तियार की कुर्सी पर बैठकर भी बदमाशी करनी है, इख्तियार की कुर्सी पर बैठकर भी गुंडागर्दी करनी है, इख्तियार की कुर्सी पर बैठकर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके भी वही रवैया रखना है और वही रवैया उतरने के बाद भी धमकी दो,
गाली दो, इंतशार फैलाओ, फसाद करो, गुंडागर्दी करो, बदमाशी करो, और इस रवैये के जरिए आप इसमें पहली बात तो ये जो लोग हैं ये इतना झूठ बोलते हैं। पहली बात मैं वाजिया करना चाहती हूँ, ये हुकूमत का और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दरमियान कोई मसला नहीं था। ये मसला मसीही बरादरी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दरमियान था, जो कि 9 मई को बता दिया गया था। बार बार ये बात डीसी की तरफ से बताई जा रही थी कि मसीही बरादरी अपने अहाते में अपने चर्च के ग्राउंड की सियालकोट की तारीख में कभी भी चर्च के ग्राउंड में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हुई। ये उनकी इबादत गाह है। आप बराए करम अपना जलसे की जगह जहां आपने झूठ बोलने हैं, इंतशार फैलाना है, गाली देनी है, जो आप करना चाहते हैं वो किसी और जगह शिफ्ट कर दें। तो ये बात शुरू तब हुई, और उसके बाद जब नई बात सुनी गई तो मसीही बरादरी ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। और हुकूमत का ये फर्ज है कि मसीही बरादरी का जो राइट्स हैं, उनका जो एहतजाज है, वो पूरी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर आती है। फिर डीसी ऑफिस ने इनके साथ कम्युनिकेट करना शुरू किया कि आप अपने जलसे की जगह तब्दील कर दें, लेकिन क्योंकि रवैये के अंदर निगोसिएशन और डायलॉग नहीं है, फाशिस्ट लोग हैं जो अपने फैसलों को सिर्फ मुसल्लत करना जानते हैं और समझते हैं कि आप गाली देकर, धमकी देकर, गुंडागर्दी कर कर, बदमाशी करके आप इस तरह के फैसले। पहली बात मसीही बरादरी और इन लोगों और झूठों के दरमियान ये बात थी। जब कल रात को एहतजाज हुआ, वहां जो चर्च के हेड हैं उन्होंने, और उसके बाद जो सीटीआई स्कूल के जिन्होंने ये खत लिखा था और जो कम्युनिटी वहां की थी, उन सब ने कल एहतजाज शुरू कर दिया। आज भी सुबह एहतजाज हुआ और 12 ये रिक्वेस्ट की गई, वहां जाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं कि मैं आ रहा हूं। आपको कौन आने से रोक रहा है? आप सुन लें कान खोल करके, मैं आ रहा हूं। कौन रोक रहा है आपको? आपको तो कोई नहीं रोक रहा। आपने इससे पहले भी जलसे किए हैं, आपने हर चीज किया। हम ना फाशिस्ट हैं, ना आपकी तकरीरों से डरते हैं, क्योंकि जितनी आप गलाजत उगलेंगे, जितना आप झूठ बोलेंगे, जितनी गुंडागर्दी करेंगे, जितनी हेट स्पीच करेंगे, उसका जो सबसे ज्यादा डायरेक्ट फायदा है वो हमें होगा। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो आपकी असलियत जान चुकी है, उनको मजीद इस बात का यकीन हो जाएगा कि ये लोग किस तरह के हैं, क्या माइंडसेट है। तो इस बात से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये धमकियां देना, ये ऐलानात करना, वाज़िया तौर पर ना आपको किसी ने रोका है। ये ऐलानात, इस किस्म के गुफ्तगू गुफ्तार इस किस्म की, इनको ना किसी ने जलसा करने से रोका है, बल्कि मुतबादिल बताया कि आप यहां कर लें जलसा। लेकिन क्योंकि एक वबा क्रिएट, एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है, एक ऐसी फिजा क्रिएट करनी है जिससे ये तासुर जाए कि हम इनको रोक रहे हैं, ऐसी ना कोई बात हुई, ना इस सिलसिला हुआ। ये आपके सामने मैंने वो तमाम तफसीलात भी रख दी हैं, जो कॉन्टेक्स्ट था और जिस तरह इबादत गाह जो थी, जो गिरजा घर की और जो चर्च के अहाते में आता था, जहां मसीही बरादरी के जो एहतजाज के ऊपर गवर्नमेंट ने इनको, और फिर उसके बाद अभी प्रेस टॉक की। इतने झूठे हैं कि उस प्रेस टॉक के अंदर भी इस बात को तस्लीम किया, और जगह सिर्फ इसलिए कि जो वजह थी वो मसीही बरादरी का एहतजाज था। बजाय इसके कि आप उनके जज्बात का एहतराम करते, बजाय इस पे कि आप उनके हकूक का एहतराम करते, बजाय इसके कि आप उनकी बात सुनते कि ये उनकी चर्च है, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए नहीं दी जा सकती, और वहां बैठकर आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि जो आप उनको मजीद इंतशार फैलाने की और इंस्टिगेट की बातें कर रहे हैं, और फिर तस्लीम कर रहे हैं। और जगह चेंज करना, अपना जलसा चेंज करने की जगह बनाई है, वो इन्हीं वजूहात की वजह से बनाई है। कभी राना सनाउल्लाह, कभी पंजाब हुकूमत, कभी, मतलब इस किस्म की बातें, कोई लेना देना ना पंजाब हुकूमत का इससे नहीं था, ना, हाँ, राना सनाउल्लाह का लेना देना इस बात से जरूर है कि जब आप खूनी मार्च की कॉल देंगे तो ये राना सनाउल्लाह की जिम्मेदारी है बतौर वजीर दाखिला कि वो पाकिस्तान की आवाम को इस खूनी मार्च के ऐलान से किस तरह बचा सकते हैं। इसमें ना कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये खूनी मार्च करना कोई जमहूरी हक नहीं है, जो खुद ऐलान इमरान खान साहब उनके किराए के तर्जुमान खूनी मार्च का कर चुके हैं। ये जिम्मेदारी राना सनाउल्लाह की है, और पाकिस्तान की आवाम ये तसल्ली रखे
کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حکومت ان کو اس خونی مارچ سے بچانا جانتی بھی ہے، صلاحیت بھی رکھتی ہے، اور ایسا خونی مارچ پاکستان میں کوئی کرنے کا حق نہیں رکھتا قانونی طور پر۔ دوسری بات جو میں نے امپورٹنٹ کرنی تھی کہ ہمیں تو دھمکی دیں، کیونکہ ہم تو 4 سال سزائے موت کی چکیوں سے گزر کے آئے ہیں، اس کے بعد تو صرف پھانسی بچی ہے، اور وہ سزائے موت کی چکیوں جن کیسز کا آج آپ کھڑے ہو کر روز ذکر کرتے ہیں، میں نوجوانوں کو یہ بات جو ان کے جلسوں میں جاتے ہیں لوگ، میں ان کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے شخص، یہ ایک نالائق شخص ہے جس نے نوجوانوں سے 60 لاکھ نوجوانوں سے 4 سال میں ان کی نوکریاں چھینی ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے جھوٹ بول کے ہر ادارے کو نقصان پہنچایا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کی عوام کی معاشی تباہی کی، بے روزگاری دی، بھوک دی، افلاس دی، آج مہنگائی کی بات کر رہا ہے، 4 ہفتے کی سوال پوچھ رہا ہے۔ میں بتاتی ہوں مہنگائی کی جو گفتگو ہے وہ آپ سب کے لیے بھی سننا بہت امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو سوال کا جواب دینا ہے، سوال پوچھنا نہیں ہے۔ 4 سال آپ نے ملک کی معیشت تباہ کی ہے۔ اگر آج ڈالر جس قیمت کے اوپر ہے تو آپ جس وقت اقتدار چھوڑ کر گئے اس وقت ڈالر کی پرائس 189 روپیز تھی۔ آپ نے ان فنڈڈ سبسڈی پیٹرول کی دی، سستا کیا غیر قانونی طور پہ، نہ ای سی سی کا اپروول نہ کابینہ کا اپروول۔ جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ میری نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے، میں ہار رہا ہوں، مجھے اپنے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے اتحادی چھوڑ کر جا رہے ہیں، جس وقت آپ نے سازش کا کاغذ لہرایا اسی وقت آپ نے یہ غیر قانونی سبسڈی دی جو پاکستان کی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا۔ آج پیٹرول کی قیمت جس نہج پر ہے، آج ڈالر جس نہج پر ہے، آج ملک کی ترقی کی شرح جس نہج پر ہے، آج مہنگائی کی شرح جس نہج پر ہے، اس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ 4 سال حکومت کی ہے۔ جو آئی ایم ایف کا آج معاہدہ پاکستان بطور ملک جس کے اوپر پاکستان اس وقت جو کانٹریکٹ بٹوین پاکستان اینڈ آئی ایم ایف ہے، اس پہ دستخط عمران خان صاحب کی حکومت کے ہیں۔ آج جس وقت نواز شریف صاحب ڈالر کی تم گردان کر رہے ہو، عمران خان صاحب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، جس وقت نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو جس وقت اقامہ کے اوپر نکالا، کرپشن کے اوپر نہیں، اس وقت ڈالر کی قیمت 105 تھی۔ جس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی 118 پر تھی۔ جس وقت آپ کی حکومت ختم ہوئی اس وقت ڈالر کی پرائس 189 روپیز تھی۔ اور اس کے بعد جو مہنگائی کی شرح، جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی، عمران خان صاحب اس وقت مہنگائی کی جو شرح تھی وہ 3.9% تھی۔ جس وقت آپ اقتدار چھوڑ کر گئے عمران خان صاحب اس وقت 13% مہنگائی کی شرح۔ آپ نے کہا تھا میں آلو ٹماٹر کے ریٹ دیکھنے نہیں آیا۔ ڈالر کی قیمت جب بڑھتی تھی تو آپ کہتے تھے میں نے ٹی وی سے پتا چلا کہ مجھے ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ آج مہنگائی جو فوڈ آئٹمز کی ہے وہ 2.3% ملک کی کم ترین مہنگائی کی سطح نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے دور میں تھی۔ جس وقت آپ اقتدار چھوڑ کر گئے، جس وقت سٹیج پہ کھڑے ہو کر آج آپ روز سوال کرتے ہیں 4 ہفتوں کا، تو 4 سال میں 2.3% مہنگائی کی شرح 15% پہ آپ کے 4 سالوں میں تھی۔ آپ جھوٹ بولتے وقت کوئی شرم تو کریں۔ یہ جتنا ڈیٹا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ حکومت پاکستان کا ڈیٹا ہے، یہ سرکاری ڈیٹا ہے، یہ آپ کا سرکاری اعمال نامہ ہے جو 4 سال آپ ملک کی معیشت کے ساتھ کر کے گئے، اور اس کے بعد جب آپ کو پتا چل گیا کہ نو کانفیڈنس کامیاب ہونے والی ہے تو بارودی سرنگیں معیشت کی جو آپ بچھا کر گئے، آج پاکستان کی عوام کو اس سے پاکستان مسلم لیگ نون اور کولیشن گورنمنٹ بچانے کی کوشش کر رہی ہے کہ مہنگائی اس ملک میں پاکستان کی عوام 4 سال آلریڈی جس مہنگائی کی چکی میں پیسا ہے، آپ نے بے روزگاری کی چکی میں پیسا ہے، جو آپ نے ایک صرف جواب دے دیں۔ آٹا 35 روپے تو نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے دور میں تھا جن سے آپ سوال کر رہے ہیں۔ آٹا 90 روپے پہ سمگل ہو کر دوسرے ممالک میں پھر امپورٹ ہو کر پاکستان آیا، 90 روپے ہوئی۔ چینی کی قیمت 5 سال 52 روپے پہ ہمارے دور میں تھی۔ 120 روپے پہ عورتیں 1 کلو چینی کے لیے انگوٹھے لگا کے رمضان بازار میں آپ کے دور میں 1 کلو چینی خریدتی رہی۔ جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون حکومت چھوڑ کے گئی، آٹا اور چینی
आटा चीनी एक्सपोर्ट हो रहा था। आप कहते हैं पैदावार में तारीखी इजाफा, आप झूठ बोलते हुए तो कोई एहसास करें कि ये सारा डेटा इस वक्त रिकॉर्ड का हिस्सा है। आपने चीनी को एक्सपोर्ट कराया, किल्लत करवाई, माफियाज और कार्टल्स की जेबें भरी, चीनी को इंपोर्ट कराया। 52 रुपए से 120 रुपए किलो चीनी आपके दौर में गई है इमरान खान साहब। 4 हफ्ते का आप सवाल पूछ रहे हैं। आटा 35 रुपए का, आज 2018 में चीनी और आटा एक्सपोर्ट हो रहा था। ये आवाम को पता होना चाहिए। आज चीनी और आटा जब ये छोड़कर गए हैं, इंपोर्ट हो रहा है। और जो चीनी आटा एक्सपोर्ट होता था करके, उसके बाद उसको किल्लत करके फिर इंपोर्ट भी करते थे। ये इतने बड़े कार्टल्स और माफियाज थे। आज पूछते हैं कि महंगाई किधर चली गई है। ये अमाल नामे आपके हैं जो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। उसके बाद कर्जे की बात कल कर रहे थे कि पिछले अदवार में इन लोगों ने कर्जे बढ़ा दिए। पाकिस्तान की तारीख में जब 1947, ये आवाम को पता होना चाहिए, ये नौजवानों को पता होना चाहिए, 1947 से 2018 तक जो कर्जा था वो 25,000 बिलियन का था। ये सरकारी अदादोशुमार हैं। अगर आप चाहें तो आप ये तमाम चीजें वेबसाइट्स पर मौजूद हैं। फिर उसके बाद 1947 और 2018 बिलियन जो इंक्रीज 3.5 साल में, अभी 3 महीने का डेटा आना है, 3.5 साल में जो इंक्रीज हुई, दिसंबर 2021 तक की मैं बात कर रही हूं। आज हम मई में बैठे हुए हैं, इसका डेटा भी ऐड नहीं हुआ। ये जो कर्जों का दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं और झूठ बोलते हैं, झूठ बोल 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 बोल, सुबह दोपहर शाम एक शख्स का काम सिर्फ झूठ बोलना। और उस वक्त 43,000 बिलियन कर्जा पहुंच गया 3.5 साल में। ये अभी ये मई के महीने तक, जनवरी से मई का महीना भी बाकी है, वो डेटा भी आना है। टोटल इंक्रीज 18,000 बिलियन का 3.5 साल में हुआ, जो मुल्क की तारीख में सबसे तेज तरीन और ज्यादा लिया हुआ कर्जा है। और कर्जे तमाम ममालिक लेते हैं। अगर 23,000 बिलियन पर कर्जा था तो जो 2013 से 2018 तक का कर्जा नहीं था, ये 1947 से 2013 तक का कर्जा, 2018 तक का मैंने आपको कर्जा बताया है। और उस वक्त मुल्क के अंदर तो तरक्की के मंसूबे थे, अगर आप उनको गिनना शुरू कर दें, जिन पर आज तक, जब तक इन नालायकों और नाअहलों और झूठों और करप्ट टोले की हुकूमत थी, हमारे मंसूबों पर तख्तियां लगाते रहे। वो मंसूबे जो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने शुरू किए, जो पंजाब में शहबाज शरीफ ने शुरू किए, ये झूठे लोग उन पर तख्तियां लगाते रहे। आज 2018 से लेकर 2022 तक एक ईंट नहीं लगाई। 9 साल खैबर पख्तूनख्वा में हो गए, एक अस्पताल का नाम नहीं बता सकते। यहां तक कि वफाक के अंदर कैंसर हॉस्पिटल की तामीर और कैंसर हॉस्पिटल की कार्रवाई खत्म कर दी। दवाइयां 500% महंगी हो गई। ये हमसे सवाल कर रहे हैं। ये रोज खड़े होकर कर्जों पर, महंगाई पर दूसरों से सवाल करते हैं। इनका असलियत जो है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने लाना बहुत जरूरी है। और एक और बात जो मैं करना चाहती हूं वो है कि डॉलर की प्राइस मैंने आपको बता दी। जो घी है, खाने पकाने का घी, आलू टमाटर का प्याज, जो शख्स कहता था कि मैं रेट यहां ठीक करने नहीं आया, मैं महंगाई कम करने नहीं आया, जिसने फूड की इन्फ्लेशन 15 से 16% पर पहुंचा दी, जो 2.6% थी हमारे दौर में, जिनसे सवाल कर रहे हैं, वो घी की कीमत 140 रुपए से 600 रुपए तक घी जो है वो बिका है। 550 रुपए तक घी है जब ये यहां से गए हैं। ये दूसरों पर बात करते हैं। उसके बाद जो दवाई की कीमत मैंने आपको बताई, 500% दवाई की कीमत में इजाफा हुआ। मईशत को तो तबाह और बर्बाद करने वाला कल कहता है कि इनसे बेहतर था कि मुल्क पर एटम बम गिरा देते। ये धमकी दे रहा है उस मुल्क को जिसने अपनी खुददारी के लिए, अपनी कौमी सलामती के लिए, जो हमारा एटमी प्रोग्राम है उसके लिए कुर्बानियां दी। वो कल धमकी, जो अभी एक महीने तक, 4 हफ्ते पहले तक इस मुल्क के वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा शख्स था, वो ये धमकी दे रहा है। इससे पाकिस्तान की आवाम को पता होना चाहिए कि अगर साजिश की बात करता है तो साजिश उस कुर्सी पर बैठकर पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ की जा रही थी। और एक और बात, जो बिजली थी
महंगाई के अंदर बात कल कर रहे थे मौसूफ, जो बिजली थी वो 11 रुपए यूनिट थी मुस्लिम लीग नून 2018 के वक्त, और 14,000 मेगावाट बिजली बनाकर दिखाई, आवाम तक पहुंचाकर दिखाई, लोड शेडिंग सिफर करके दिखाई। और आज जो शख्स बात कर रहा है, जब हुकूमत छोड़ के गया तो 24 रुपए यूनिट बिजली, 1 मेगावाट की एडिशनल पैदावार नहीं, 10,500 की बिजली पैदा की हुई नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की, जो 7,500 मेगावाट थी वो ईंधन और फ्यूल ना होने की वजह से, और 5,500 मेगावाट जो प्रोजेक्ट्स और प्लांट्स और यूनिट्स मुरम्मत करने पड़ते हैं वो इन लोगों ने नहीं किए, और उसके बाद बिजली मिलती नहीं। और उसके बाद लोड शेडिंग की बात करते हैं कि लोड शेडिंग ज्यादा हो रही है, बिजली की कीमत ज्यादा हो रही है, 11 रुपए से 24 रुपए फी यूनिट। इमरान खान साहब, आपकी पाकिस्तान की आवाम के लिए। उसके बाद गैस 600 रुपए से 600 रुपए से 2400 रुपए। इमरान खान साहब, आपने की, ये आपके अमाल नामे हैं जो पाकिस्तान की आवाम। उसके बाद कहते हैं पैदावार बहुत तारीखी हुई, जो मैंने आपको आटा चीनी की एक्सपोर्ट की बात बताई। उसके बाद डीएपी की बोरी जो किसानों के लिए महंगी तो एक तरफ हुई, 2400 रुपए से 10,000 रुपए हुई। उसके अलावा होर्डिंग हुई, 10,000 रुपए की भी बोरी डीएपी की मिलती नहीं थी किसानों को। ये इनके दौर में हुई, जो झूठ बोलते हैं कि पैदावार तारीखी हुई। किसानों के गले दबाए गए, कारोबार बंद किए गए। डीएपी की बोरी की कीमत मैंने आपको बताई 2400 से 10,000 रुपए हुई, और कहते हैं हमारी पैदावार बहुत थी। पैदावार थी, कार्टल्स और माफियाज के प्रॉफिट्स थे। पैदावार हुई, मुनाफा मिला उन कार्टल्स और माफिया को, जिस समरीज पे, जिस हुक्मनामों पे इमरान खान साहब आपने दस्तखत किए। इसलिए ये जो बातें हैं ये पाकिस्तान की आवाम को जाननी चाहिए कि बहुत आसान से साजिश का बयानिया कागज लहराकर आप अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कारकर्दगी, अपनी लूटमार और जो महंगाई और तरक्की की शरह की सूरत हाल है उससे नजर नहीं हटा सकते। आप 4 साल का जवाब दें हर रोज जब खड़े होते हैं। मुझे आपका चैलेंज है। और फिर ये जो ऐलानात करते हैं, आ रहा हूं, जा रहा हूं, आओ भाई जाओ, किसको क्या फर्क पड़ता है, आओ, किसने रोका है आपको। लेकिन मसीही बरादरी के हकूक को रोंदते हुए, उनके एहतजाज को रोनते हुए, किसी भी माइनॉरिटी की जो लोग हैं, ऐसा आपको हुकूमत पाकिस्तान करने नहीं देगी। और एक और बात, मजहब पर सियासत हो, रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल कर कर सियासत हो, ऑपोजिशन को सजाए मौत की चक्कियों में डालकर सियासत हो, ऑपोजिशन के गले दबाकर सियासत हो, मीडिया की जबान बंदी कर कर सियासत हो, ये 4 साल आपका वतीरा था। गाली देकर, धमकी देकर, जेलों में डालने की धमकी देकर, ये गुंडागर्दी करके, बदमाशी करके, फाशिस्ट रवैया रखकर आपका वतीरा था। इस तमाशे को अब बंद होना चाहिए। ये सुबह दोपहर शाम झूठ, आप पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। और जब गुफ्तगू करते हैं, मैंने उसको बता दिया था, मैंने इसको बता दिया था, ओ भाई आपके इक्तदार में, आपकी कुर्सी पर होते हुए मैशत तबाह हुई, रोजगार तबाह हुआ, ये महंगाई हुई, पाकिस्तान की आवाम को भूखा किया, पाकिस्तान की आवाम से आटा, रोटी, चीनी छीना। उसके बाद आप इस किस्म की धमकियां देते हैं कि मैं आ रहा हूं, और इस किस्म के ऐलानात करते हैं, वो भी सरकारी वसाइल पर बैठकर। आपको तो शर्म आनी चाहिए इमरान खान साहब। सुबह शीशा देखते हैं, अपने गरेबान में झांकते हैं, वो शीशा ही देखा करें, शायद शीशा ही आपको सच बताए, आपका असल चेहरा आपको दिखाए कि आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं। आज अगर मुल्क में महंगाई है, अगर आज मुल्क में डॉलर प्राइस स्टेबल नहीं है, अगर आज मुल्क की मईशत स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, हमने स्टेबल करके पाकिस्तान को इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर इंक्लूड किया था। पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक इमर्जिंग बिजनेस हब और इकोनॉमी के नाम से 2018 के वो आर्टिकल्स पढ़े जिसमें मुल्क की तरक्की 6% के ऊपर आ गई थी। आपकी अदादोशुमार, आपकी हुकूमत में आपने उसको मनफी किया, मुल्क की तरक्की रोकी। आपने पाकिस्तान के नौजवानों का सीपेक का रोजगार रोल बैक किया, उसके बारे में मुतनाजा कर आपने चीन को नाराज किया।
پاکستان کی عوام کے لیے تھا، وہ منصوبے پاکستان کی عوام کے لیے تھے، اور آپ باتیں کرتے ہیں، آپ 4 ہفتے کا سوال پوچھتے ہیں، جواب تو اب آپ کو دینے ہیں، توشہ خانہ کی چوری کے جواب دینے ہیں۔ آپ نے پاکستان کی عوام کو یہ بتانا ہے کہ دوست ممالک سے توشہ خانہ میں تحائف ملے، کم کر ویلیویشن میں آپ نے 20% میں ریٹین کر کے 50% کر دیا اور اس کے بعد ان گھڑیوں کو بیچ دیا۔ آپ نے پاکستان کے بچوں کو بتانا ہے، یہ جو نوجوان کو گمراہ آپ کر رہے ہیں، آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آج ان کی جو روزگار ان کے پاس نہیں ہے، ڈگریاں پی ایچ ڈی اور ماسٹرز کی ہوتے ہوئے وہ 60 لاکھ لوگوں کو آپ نے بے روزگار کیا ہے۔ سچ بولیں، شیشہ دیکھیں، گریبان میں جھانکیں۔ 4 ہفتوں میں اگر کسی نے آٹا سستا کیا، چینی سستی کی، گھی سستا کیا تو شہباز شریف نے کیا۔ اگر پبلک ٹرانسپورٹ جو 3-3 ہزار کا کرایہ دے کے لوگ ایئرپورٹ پہنچتے تھے، اگر اس پہ میٹرو بس چلائی تو شہباز شریف نے کی۔ 4 سال کے منصوبے جو بند تھے، آ کر بھی اگر کسی نے مہنگائی میں کمی کی ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارے پاس انٹینشن بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، ہمارے پاس وہ ٹیم بھی ہے اور کر کے دکھایا ہے۔ 2013 سے 2018 میں ملک میں مہنگائی کو کم کر کے تاریخ کی بلند ترین ترقی کی شرح پہ لے جا کر ڈالر کو سٹیبل کر کے ہم نے دکھایا، ہم نے کر کے دکھایا۔ چاہے وہ مہنگائی کی شرح ہو، چاہے وہ فوڈ آئٹمز کی شرح ہو، اس کو کم کر کے اگر تاریخ کی کم ترین سطح پر، بلند ترین سطح پر لے کر گئے تو وہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ ملا تھا، آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا گیا تھا۔ آپ آر ٹی ایس بٹھا کے لائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام آپ سے آپ کی کارکردگی کے سوال نہ پوچھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جھوٹا کاغذ لہرا کے، وہ کاغذ آئی ایم ایف کا کانٹریکٹ بھی تو ہے، وہ اگریمنٹ بھی تو ہے جو عوام نے دستخط کیا، اور آج مہنگائی کی آپ نے جو لہر پاکستان کی عوام میں رکھی، وہ کاغذات جو آپ کا اعمال نامہ ہے وہ آج عوام کے سامنے ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گالی دے کر، دھمکی دے کر، فاشزم کر کے اور لوگوں کو اوپر غنڈہ گردی اور بدماشی کر کے 4 سال کی کارکردگی سے نظر اٹھائیں۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے، یہ اجتماعی ذمہ داری ہے۔ مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔